नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश विस्तास के 3rd चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने आपसे ये बात कही होगी कि ये चैप्टर आपकी बुक का सबसे मुश्किल चैप्टर है। बट मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए धुआं होने वाला है। यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ना अपने आप में ही एक चुनौती है, इसीलिए आपके इतने सारे लेक्चर्स रेगुलर आए। लेकिन इस लेक्चर को मैंने थोड़ा सा रोक दिया क्योंकि एक छुट्टी की ज़रूरत थी आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसे शब्द यूज किए गए हैं जिन्हें आपने कभी ना कभी सुना तो है, लेकिन आप उनका दैनिक जीवन में, रोज़ के जीवन में उपयोग नहीं करते, और इस वजह से वो शब्द आपको बहुत कठिन प्रतीत होते हैं। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसे वर्ड हैं और कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से सब इसको हार्ड बोलते हैं। सबका ये मानना है कि ये चैप्टर बहुत हार्ड है। चलिए सबसे पहले इस चैप्टर के नाम की बात करें तो ये चैप्टर हमारा कहता है कि इसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी मतलब होता है यात्रा, एंड मतलब अंत, अर्थ मतलब पृथ्वी, यानी पृथ्वी के अंत की यात्रा। चलिए लेखक हैं टिशानी दोषी। चलिए हम अपने एक टेक्स्ट पर चलते हैं। तो हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है। मेरी ये बुक राजीव प्रकाशन की है और इलाहाबाद के किसी भी क्षेत्र में आपको ये बुक बहुत आसानी से मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि किस प्रकाशन की बुक है, इसलिए पहले से बता दिया। चलो कहते हैं अर्ली दिस ईयर। अर्ली मतलब प्रारंभ में ही, दिस ईयर यानी इस वर्ष के, तो इस वर्ष के प्रारंभ में ही आई फाउंड मैंने पाया, माई सेल्फ स्वयं को। तो आई मतलब मैंने, फाउंड मतलब पाया, माई सेल्फ यानी स्वयं को, मैंने स्वयं को पाया या फिर मैंने खुद को पाया अबोर्ड कि मैं सवार हूँ, या फिर मैं, आप ऐसे ही बोलो कि मैं सवार हूँ रसियन एक रसिया के यानी रूस के, रिसर्च खोज के काम में लगे, वेसल जलयान पर। तो इस वर्ष के प्रारंभ में ही या इस वर्ष के प्रारंभ में ही मैंने पाया कि मैं रूस के खोज के काम में लगे एक जलयान पर सवार हूँ। अबोर्ड मतलब सवार होना, सवारी करना। ठीक है, याद हो गया इतना? एक एक लाइन याद करते चलो, इस चैप्टर से लड़ना मत। तो अर्ली दिस ईयर इस वर्ष के आरंभ में ही मैंने पाया कि मैं रसिया के खोज के काम में लगे एक जलयान पर सवार हूँ। द अकेडमिक सोकाल्स्की, उसका नाम एकेडमिक सोकाल्स्की था, यानी उस जहाज का नाम क्या था, उस जलयान का नाम क्या था, एकेडमिक सोकाल्स्की। हीडिंग टुवार्ड्स, और मैं बढ़ता जा रहा हूँ, यानी टुवार्ड्स मतलब होता है की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अंटार्कटिका, यानी मैं अंटार्कटिका की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। अब बीच में देखो, कूलेस्ट सबसे ठंडे, ड्रेस्ट सबसे ज़्यादा सूखे, वाइंडेस्ट और सबसे तेज हवाओं वाले, कंटिनेंट इन द वर्ल्ड संसार के, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की ओर। यहाँ पे ऐसे पढ़ा जाएगा कि मैं संसार के सबसे ज़्यादा ठंडे, सबसे ज़्यादा सूखे और सबसे तेज हवाओं वाले अंटार्कटिका की ओर हीडिंग टुवर्ड, बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अंटार्कटिका एक महाद्वीप है जिसको हिंदी में बोल सकते हैं आप दक्षिणी महाद्वीप, लेकिन अंटार्कटिका को अंटार्कटिका ही पढ़ना ताकि डाउट ना हो। तो अब जहाँ पर भी अंटार्कटिका आएगा हम उसको अंटार्कटिका पढ़ेंगे। उसको हिंदी में अगर दूसरे शब्दों में आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं दक्षिणी महाद्वीप। ठीक है, अब एक अंटार्कटिका एक नाम है, इसलिए अंटार्कटिका हिंदी अंटार्कटिका ही होगी। चलो एक बार फिर से देख लो कि इस वर्ष के प्रारंभ में मैंने पाया कि मैं खोज के काम में लगे रूस के एक जलयान पर सवार हूँ जिसका नाम एकेडमिक सोकाल्स्की है, और मैं संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे तेज हवाओं वाले अंटार्कटिका
की ओर बढ़ता जा रहा था। टुवार्ड्स मतलब की ओर, हेडिंग मतलब बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, माई जर्नी, मेरी यात्रा बिगिन, शुरू हुई, मेरी यात्रा शुरू हुई 13.09 डिग्री, 13.09 डिग्री से नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के नॉर्थ से, भूमध्य रेखा के उत्तर से, ठीक है, इन द मद्रास, मद्रास में। तो माई जर्नी, मेरी यात्रा मद्रास में भूमध्य रेखा के उत्तर में 13.09 डिग्री से प्रारंभ हुई। एक एक वर्ड बता रहा हूँ बच्चा, ताकि कोई डाउट ना आ जाए। इस चैप्टर से लड़ना मत। तो मेरी यात्रा मद्रास में भूमध्य रेखा के उत्तर से 13.09 डिग्री से बिगिन, प्रारंभ हुई। एंड इन्वॉल्व्ड, और इस यात्रा के दौरान क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। एंड इन्वॉल्व्ड यानी इस यात्रा के दौरान क्रॉसिंग, क्रॉसिंग मतलब पार करना, मैंने पार किया 9 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन। टाइम जोन का मतलब होता है, टाइम मतलब समय, जोन मतलब विभाग। तो समय विभाग इसकी हिंदी होती है, टाइम जोन की हिंदी होती है समय विभाग। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि टाइम जोन क्या है। देखो, इंडिया का टाइम जोन अलग है, अमेरिका का टाइम जोन अलग है। यानी अगर आप एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं या फिर दूसरे देश की सीमा में जाते हैं तो वहाँ का टाइम जोन बदल जाता है। जैसे अभी यहाँ पे रात है तो अमेरिका में अभी दिन हुआ होगा, समझ रहे हो, ये टाइम जोन चेंज हो गया। अभी यहाँ पे पीएम है, अमेरिका में एएम होगा, ठीक है, यानी अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे सुबह के 9 बज रहे हों, यानी एएम का पीएम हो जाएगा और पीएम का एएम हो जाएगा। टाइम जोन चेंज हो गया। यानी अगर अलग देश में जाते हो तो यहाँ के टाइम जोन में और दूसरे देश के टाइम जोन में अंतर होता है, ठीक है। तो इस दौरान, यानी इस यात्रा के दौरान मैंने 9 टाइम जोन क्रॉस किए, पार किए। 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट पार किए। चेक पॉइंट की हिंदी चेक पॉइंट ही होती है। 6 चेक पॉइंट पार किए। 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, बॉडीज़ ऑफ वाटर का मतलब होता है समुद्र। 3 मतलब 3 समुद्र पार किए। एंड एटलीस्ट, और लगभग, एज मैनी इतने ही, इकोस्फेयर्स, और लगभग इतने ही वायुमंडल पार किए। इकोस्फेयर मतलब होता है वायुमंडल। हर जगह का वायुमंडल अलग अलग होता है, ठीक है। कहीं पर जैसे मान लो भारत में गर्मी है तो हो सकता है अमेरिका में ठंडी हो। रसिया चले जाओगे वहाँ पे गर्मी और ठंडी दोनों बराबर हो। तो ये वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल कहने का मतलब कि मौसम कैसा है। तो बहुत जगह, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे गर्मी है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे बरसात हो रही है, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे हमेशा तूफान ही आते रहते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे ज्वालामुखी फटते रहते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ठंडी है। तो इसको बोलते हैं इकोस्फेयर्स, यानी जो वायुमंडल है वो किस तरह का है। समझ में आ गया इतना? एक बार चाहो तो फिर से पढ़ सकते हो कि इस यात्रा के दौरान मैंने 9 टाइम जोन पार किए, 6 चेक पॉइंट पार किए, 3 समुद्र पार किए और लगभग इतने ही वायुमंडलों से गुजरना पड़ा, या फिर लगभग इतने ही वायुमंडल पार किए। शुरू से देख लें कि बाय द टाइम, आप एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना पढ़ाया इसका रिवीजन कर लेना, फिर आगे चलना। तो बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट, यानी सेट फुट मतलब कदम रखना, ऑन द अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका पर। तो बाय द टाइम यानी उस समय तक, आई एक्चुअली मैं वास्तव में सेट फुट, देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पे काटना पड़ेगा ये, क्योंकि एक चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है। तो बाय द टाइम यानी उस समय, सेट फुट जब मैंने कदम रखा ऑन द अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका पर, यानी अंटार्कटिका पर कदम रखने से पहले, ठीक है। आई एक्चुअली मैं वास्तव में, आई हैड बीन ट्रैवलिंग, यात्रा कर चुका था। ट्रैवल मतलब यात्रा करना। तो ये आई एक्चुअली को बाद में बोलना है बेटा, पहले मत बोलना, ठीक है, घुमा फिरा के है थोड़ा सा। तो बाय द टाइम सेट फुट, जब मैंने कदम रखा ऑन द अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका पर। तो बाय द टाइम से लेकर सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका, इस आई एक्चुअली को छोड़कर, तो बाय द टाइम सेट फुट ऑन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर कदम रखने से पहले, या फिर जिस समय मैंने अंटार्कटिका पर कदम रखा उससे पहले। टाइम भी दिया है ना, तो जोड़कर पढ़ना चाहो तो ऐसे पढ़ो, या फिर आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि अंटार्कटिका पर
कदम रखने से पहले, और अगर आप जोड़ना चाहो बाय द टाइम को तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, अंटार्कटिका पर जिस समय हमने कदम रखा उससे पहले। तो घुमा फिरा कर मत बोलो, सीधे सीधे ऐसे बोलो कि अंटार्कटिका पर कदम रखने से पहले आई हैड बीन ट्रेवल्ड, वास्तव में मैं यात्रा कर चुका था, ओवर 100 आवर्स, कुल मिलाकर 100 घंटे की, इन कम्बिनेशन ऑफ कार, कार में, एन एरोप्लेन, हवाई जहाज में, एंड शिप, और एक जलयान में। कम्बिनेशन यानी कार में भी किया, एरोप्लेन में भी किया और शिप में भी किया, यानी इन तीनों का कम्बिनेशन, इन तीनों को मिलाकर। ठीक है, तो ऐसे कहा जाएगा कि अंटार्कटिका पर कदम रखने से पहले मैं वास्तव में 100 घंटों से भी अधिक की ट्रैवलिंग कर चुका था, यात्रा कर चुका था। ठीक है, अब यात्रा किसके किसके माध्यम से की थी? कार में, एन एरोप्लेन हवाई जहाज में, एंड शिप और एक जलयान में। तो आप इसको ऐसे पूरा जोड़कर पढ़ लो कि अंटार्कटिका पर कदम रखने से पहले मैं कार में, हवाई जहाज में और जलयान में कुल मिलाकर 100 घंटे से भी अधिक की यात्रा कर चुका था। ठीक है, अब इसके आगे एक एक वर्ड को समझो। सो, इसीलिए या फिर अतः, माई फर्स्ट, मेरा पहला, इमोशन, भावना, इमोशन मतलब भावना, तो मेरी पहली भावना, ऑन फेसिंग मतलब होता है देखना। ठीक है, अंटार्कटिका यानी अंटार्कटिका के, अपोस्ट्रोफी एस लगा ना, जिसका मतलब होता है का की के, अंटार्कटिका के। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब होता है विशाल या विस्तृत। वाइट मतलब होता है सफ़ेद। लैंडस्केप मतलब होता है भूदृश्य या भूभाग। ठीक है, यानी भूमि, जमीन। एंड अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड का मतलब होता है अविरल, यानी जिसका अंत ही ना हो। ब्लू मतलब नीला। हॉरिजॉन मतलब क्षितिज या आसमान। वाज रिलीफ, देखो हॉरिजॉन उसको बोलते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि धरती और आसमान मिल रहे हैं। जब आप कहीं पर खड़े होकर बहुत दूर तक देखते हो तो ऐसा लगता है कि एक स्थान आगे अगर मैं जाऊँ तो एक स्थान ऐसा आएगा जहाँ पर ये आसमान और धरती एक दूसरे से मिल जाएंगे, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन। हॉरिजॉन मतलब क्षितिज। ठीक है, तो क्षितिज मतलब यहाँ पे आसमान से ही है, तो डरना मत, लेकिन जानते रहो कि क्षितिज का मतलब क्या होता है। ठीक है, वाज रिलीफ, रिलीफ मतलब होता है शांति या फिर चैन मिलना। सो इसीलिए जब मैंने अंटार्कटिका के विशाल सफ़ेद भूभाग को देखा और अविरल नीले आसमान को देखा तो मेरी पहली भावना रिलीफ की थी, शांति की थी, यानी मुझे चैन मिल गया कि अरे चलो कम से कम यात्रा करने से तो फुर्सत मिली। इतनी लंबी यात्रा, 100 घंटे की यात्रा करके आया हूँ, कम से कम ज़मीन पे पैर तो पड़ गए। क्लियर हो गया। इसीलिए जब मैंने अंटार्कटिका के, फेस मतलब होता है देखना, तो अंटार्कटिका के विशाल सफ़ेद भूभाग को या भूदृश्य को देखा और अविरल नीले आसमान को, फेसिंग मतलब देखा, ठीक है, देखना, देखा, तो माय फर्स्ट इमोशन, तो मेरी पहली भावना कहाँ गया? रिलीफ, वाज रिलीफ, शांति की थी या फिर चैन की थी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि शांति और चैन की थी। अब देखो मैजिक, अब ये कह रहे हैं कि इतना बात तो इन्होंने कह दिया, क्या कहा कि जब मैंने अंटार्कटिका के विशाल सफ़ेद भूदृश्य को देखा और अविरल नीले आसमान को देखा तो मेरी पहली भावना जो थी ना वो तो शांति और चैन की थी। लेकिन उसके आगे क्या कह रहे हैं कि फॉलोड अप, लेकिन इसके तुरंत बाद, यानी फॉलो मतलब पीछे पीछे आना, ठीक है, यानी इसके तुरंत बाद, विथ एन इमीडिएट, इमीडिएट मतलब भी होता है तुरंत, और इसके तुरंत बाद प्रोफाउंड वंडर, प्रोफाउंड वंडर का मतलब होता है बेटा महान आश्चर्य, और उसके तुरंत बाद महान आश्चर्य की भावना थी, अर्थात मैं उस अंटार्कटिका को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ठीक है, फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट, इसका पूरा मतलब हो जाएगी कि उसके तुरंत बाद प्रोफाउंड वंडर, महान आश्चर्य की, और उसके तुरंत बाद महान आश्चर्य की, यानी उसके तुरंत बाद मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। अब आगे की बात समझो,
जो कि इतिहास में अगर पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो बेसिक से समझना कि वंडर, अब बता रहे हैं कि क्यों आश्चर्यचकित हुआ। तो कह रहे हैं वंडर, मैं आश्चर्यचकित रह गया एट इट्स, इसकी इमेंसिटी, इसकी इमेंसिटी को देखकर, इसकी विशालता को देखकर। तो मैं उसकी विशालता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इट्स आइसोलेशन, इसके अलगाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बट मेनली, लेकिन मेन मतलब विशेष रूप से, लेकिन विशेष रूप से मैं इस बात से आश्चर्यचकित था कि एट हाउ देयर कुड एवर, कि एक ऐसा भी समय था, हैव बीन अ टाइम, एक ऐसा भी समय था, हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, यानी एक ऐसा भी समय था। इतने की हिंदी इतनी ही है कि एक ऐसा भी समय था when, जब इंडिया, भारत एंड अंटार्कटिका, और अंटार्कटिका वर पार्ट, हिस्सा थे, ऑफ द सेम, एक ही लैंड मास, धरती के। जब भारत और अंटार्कटिका एक ही धरती के हिस्सा थे या अंग थे या हिस्से थे। तो पहले समझो कि इस लाइन में बोल क्या रहे हैं। देखो, जैसे मान लो ये धरती है, ठीक है। अब ये धरती है तो इसकी जो ज़मीन थी ना बेटा, वो पहले एक ही थी, यानी ये टुकड़ों में नहीं बटी थी। बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हुई। देखो, मैं इतिहास का टीचर नहीं हूँ, इसलिए इस बात को लंबा नहीं खींच रहा, क्योंकि मुझे अपने सब्जेक्ट पर भी फोकस करना है। आसान शब्दों में समझो कि धरती पहले जो थी उसकी ज़मीन बटी नहीं थी टुकड़ों में, लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ घटनाएं हुई और ये अलग अलग टुकड़ों में बट गई। यानी एक टुकड़ा ऐसा बन गया, एक टुकड़ा ऐसा बन गया, एक टुकड़ा ऐसा बन गया। मान लो यहाँ पे अमेरिका हो गया, मान लो यहाँ पे रूस हो गया, मान लो यहाँ पे भारत हो गया, और यहाँ पे बीच में समुद्र आ गया, ठीक है, बीच में पानी आ गया, और इधर भारत, इधर अमेरिका, इधर रूस। ये एक तरह से मैं मोटी मोटी बात समझा रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली मेरी बातों को कहीं पे अप्लाई मत कर देना, ये मैं सिर्फ एक समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि ऐसा हुआ। तो पहले एक ही ज़मीन थी, तो ठीक वही बात ये कह रहे हैं कि पहले एक ही ज़मीन थी और भारत और अंटार्कटिका एक ही ज़मीन के हिस्से थे, लेकिन बाद में कुछ घटना होने की वजह से भारत अलग हुआ और अंटार्कटिका अलग हुआ। क्लियर है? एक और उदाहरण ले सकते हैं इस बात के लिए। जैसे अभी हमारे पास ये मान लो ये मैप है, ये भारत है और इसके ठीक बगल में लगा है पाकिस्तान ना। पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई समुद्र नहीं है, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच में, मान लो ये अमेरिका है, अमेरिका के बीच में एक लंबा गैप है। अभी कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से ये पाकिस्तान और भारत के बीच में समुद्र आ जाए, पानी आ जाए और कुछ दूरी बन जाए भारत और पाकिस्तान के बीच से, तो क्या होगा कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब पाकिस्तान और भारत एक ही भूमि के हिस्से थे, लेकिन अब ये भूमि दो टुकड़ों में बट चुकी है और एक टुकड़ा है भारत और एक टुकड़ा है पाकिस्तान, और इनके बीच में समुद्र बहता है। क्लियर हो गया? बात समझने की सिर्फ इतनी सी है। मेरी बातों को कहीं पे अप्लाई मत करना, क्योंकि मैं कोई हिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बात बताई है, ठीक है, कि इस तरह की घटना हुई। क्या हुआ कि जो भूमि के हिस्से थे वो पहले एक ही थे, लेकिन बाद में वो अलग हो गए, ठीक है। जैसे दो भाइयों के बीच में बंटवारा हो जाता है, बड़े भाई ने इस तरफ की ज़मीन ले ली, छोटे भाई ने इस तरफ की ज़मीन ले ली, और बीच में एक बाउंड्री हो गई, एक दीवार खींच दी, तो अलगाव हो गया। उसी तरह से ये पाकिस्तान, ये भारत और बीच में समुद्र। चलो अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि वंडर एट इट्स इमेंसिटी, मैं इसके इमेंसिटी यानी इसकी विशालता पर आश्चर्यचकित था। इट्स आइसोलेशन, इसके अलगाव पर आश्चर्यचकित था। बट मेनली, लेकिन विशेष रूप से मैं इस बात से आश्चर्यचकित था कि एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, इतना बड़ा देख के डरना मत। एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, कि एक समय ऐसा भी था, अर्थात वो समय कैसा रहा होगा, when, जब इंडिया, भारत एंड अंटार्कटिका, जब भारत और अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास,
एक ही भूमि के हिस्से थे, एक ही धरती के हिस्से थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत डाउट होता है। तो देखो, अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के प्रारंभ में ही, मेरे साथ तुम भी पढ़ते चलना, या हो सके तो वीडियो को पॉज करो, एक बार यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लो खुद से। मैं नहीं चाहता कि डाउट हो, इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। तो इस वर्ष के प्रारंभ में मैंने पाया कि मैं रसिया के खोज के काम में लगे या फिर रूस के खोज के काम में लगे एक जलयान पर सवार हूँ जिसका नाम अकेडमिक शोकाल्स्की है, और मैं संसार के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे तेज हवाओं वाले अंटार्कटिका की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। मेरी यात्रा मद्रास में भूमध्य रेखा के उत्तर में, ठीक है, मेरी यात्रा मद्रास में भूमध्य रेखा के उत्तर में 13.09 डिग्री से प्रारंभ हुई एंड इन्वॉल्व्ड, और इस यात्रा के दौरान मैं 9 टाइम जोन से गुजरा, 6 यानी 6 चेक पॉइंट से गुजरा, 3 समुद्रों से गुजरा, और लगभग इतने ही इकोस्फीयर का मतलब होता है वायुमंडल, तो लगभग इतने ही वायुमंडलों से गुजरा। बाय द टाइम, उस समय जब हमने अंटार्कटिका पर कदम रखा, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि अंटार्कटिका में कदम रखने से पहले मैंने कार में, हवाई जहाज़ में और जलयान में कुल मिलाकर 100 घंटों की या 100 घंटों से अधिक की ट्रैवलिंग यात्रा की थी। ठीक है, तो उस समय जब हमने अंटार्कटिका पर पैर रखा या फिर अंटार्कटिका पर कदम रखने से पहले मैंने कार में, एरोप्लेन में और जलयान में 100 घंटों से भी अधिक की यात्रा की थी। सो इसलिए माय फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग, इसलिए मैंने जब देखा अंटार्कटिका के विशाल सफ़ेद भूदृश्य को और अविरल नीले आसमान को, तो माय फर्स्ट इमोशन, तो मेरी पहली भावना वाज रिलीफ, शांति और चैन की थी। फॉलोड अप विथ इमीडिएट, और उसके तुरंत बाद प्रोफाउंड वंडर, महान आश्चर्य की थी। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, मैं इसकी विशालता को देखकर आश्चर्यचकित था। इट्स आइसोलेशन, मैं इसके अलगाव को देखकर आश्चर्यचकित था। बट मेनली, लेकिन विशेष रूप से मैं इसलिए आश्चर्यचकित था क्योंकि, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो बट मेनली, लेकिन विशेष रूप से मैं इसलिए आश्चर्यचकित था कि एक समय ऐसा भी रहा होगा, एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, कि एक समय ऐसा भी रहा होगा जब इंडिया, जब भारत और अंटार्कटिका सेम लैंड मास, एक ही धरती के पार्ट हिस्से थे। यानी यहाँ से यहाँ तक इसका सीधा मतलब है कि इस बात पर मैं विशेष रूप से, मैं इस बात पर आश्चर्यचकित था, थोड़ा सा तेज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक विशेष रूप से मैं इस बात पर आश्चर्यचकित था कि कैसे वह समय रहा होगा जब भारत और दक्षिणी महाद्वीप या फिर भारत और अंटार्कटिका सेम लैंड मास, एक ही धरती के हिस्से थे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का भाग या इतिहास का हिस्सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा धरती के इतिहास के बारे में आपको बताया जाएगा। चलो, यहाँ पे कई भाग हैं, जैसे पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, ह्यूमन इम्पैक्ट हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले पार्ट ऑफ हिस्ट्री पर आए हैं, तो इसको पढ़ेंगे, यानी इतिहास का भाग। तो कहते हैं 600 यानी 6 मतलब 6, 100 मतलब 100, एंड 50 मतलब 50, मिलियन मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख, ईयर्स मतलब साल, एगो मतलब पहले। तो 600 मिलियन ईयर्स, इसका मतलब हो जाएगा 6 अरब वर्ष। 50 मिलियन ईयर्स, इसका मतलब हो जाएगा 5 करोड़ वर्ष। तो 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले, तो 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले जियंट मतलब होता है विशाल, एक बहुत बड़ा, एक विशाल। अमलगमेटेड मतलब होता है मिश्रित, संयुक्त या फिर जुड़ा हुआ। साउथर्न मतलब होता है दक्षिणी। सुपर कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप, एक विशाल महाद्वीप बोल सकते हैं। अब जियांट पहले ही बोल दिया है तो सीधा सीधा महाद्वीप बोल रहे हैं। तो 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल जुड़ा हुआ दक्षिणी महाद्वीप था। ठीक है, याद हो गया ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अमलगमेटेड मतलब हो सकता है जुड़ा हुआ भी बोल सकते हैं, संयुक्त भी बोल सकते हैं, या फिर मिश्रित भी बोल सकते हैं। तो 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले
एक विशाल जुड़ा हुआ दक्षिणी महाद्वीप था और उस महाद्वीप का नाम क्या था, देखो डैश करके दिया है, गोंडवाना। उसका नाम गोंडवाना था, फिर डैश करके, यानी ये एक अलग अलग वाक्य हैं ये सब। यानी उस महाद्वीप का नाम गोंडवाना था। और आगे कह रहे हैं कि डिड इंडीड वास्तव में एग्जिस्ट करता था, अस्तित्व में था, और ये निश्चित रूप से अस्तित्व में था, यानी इसका वजूद था। गूगल पर सर्च कर लेना थोड़ा सा गोंडवाना के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में है। अगर आप जानना चाहो गोंडवाना के बारे में, थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर लेना, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं अभी अगर भटक गया तो पूरा का पूरा चैप्टर का मज़ा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए नए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप एक साथ दो चीज़ों से जूझें, कि आप हिस्ट्री भी पढ़ते चलें और इंग्लिश भी पढ़ते चलें। गूगल कर लेना, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद कर लो कि उस स्थान का नाम गोंडवाना था। और आगे कह रहे हैं कि डिड इंडीड एग्जिस्ट, और गोंडवाना जो था वो निश्चित रूप से अस्तित्व में था। ठीक है, तो 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल जुड़ा हुआ दक्षिणी महाद्वीप था, उसका नाम गोंडवाना था। और आगे कहते हैं कि डिड इंडीड एग्जिस्ट, और गोंडवाना निश्चित रूप से अस्तित्व में था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, सेंटर्ड रफली जो मोटे तौर से अराउंड चारों ओर था, द प्रेजेंट डे आज के अंटार्कटिका के, जो आज के अंटार्कटिका के, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं रफली जो मोटे तौर पर, प्रेजेंट डे आज के अंटार्कटिका के अराउंड चारों ओर स्थित था। ठीक है, जो रफली मतलब मोटे तौर पर आज के अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित था। थिंग्स चीज़ें वर क्वाइट डिफरेंट, अलग थी देन उस समय या तब चीज़ें बिल्कुल अलग थी। ठीक है, ह्यूमंस मानव या मनुष्य हैडंट अराइव्ड नहीं पहुंचा था, अराइव मतलब पहुंचना, नहीं पहुंचा था ऑन द ग्लोबल मतलब होता है विश्व, सीन मतलब दृश्य, विश्व दृश्य पर मानव नहीं पहुंचा था। यानी कहने का मतलब है कि तब मानवों की प्रजाति का अस्तित्व ही नहीं था। उस समय मानवों की प्रजाति धरती पर कहीं मिलती ही नहीं थी, यानी मानव वजूद में ही नहीं आए थे, इंसानों का अस्तित्व ही नहीं था। तो कह रहे हैं सीधा सीधा कि थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, चीज़ें तब अलग थी, या फिर चीज़ें उस समय बिल्कुल अलग थी। और विश्व दृश्य पर, या विश्व दृश्य पर, सीधे सीधे दृश्य मतलब पटल भी होता है, तो विश्व पटल पर या विश्व दृश्य पर ह्यूमन हैडंट अराइव्ड, मानव नहीं पहुंच पाए थे। एंड द क्लाइमेट, और जो क्लाइमेट था, जो जलवायु थी, वाज मच वार्मर, वो कहीं ज़्यादा गर्म थी या फिर कहीं ज़्यादा उष्ण थी। ठीक है, गर्म भी बोल सकते हैं। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी, वैरायटी मतलब प्रकार की। ठीक है, तो ह्यूज वैरायटी यानी विभिन्न प्रकार की फ्लोरा एंड फाउना थी। फ्लोरा एंड फाउना मतलब होता है वनस्पतियाँ, तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स, देखो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 500 मिलियन यानी 500 मिलियन का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा 5 अरब। ठीक है, मैथ का टॉपिक मत भटक जाना। ठीक है, सीधा सीधा याद कर लो, अगर नहीं पता, मैथ नहीं अच्छी आती तो सीधे सीधे याद कर लो कि 500 मिलियन ईयर्स मतलब होता है 5 अरब वर्ष। तो 500 मिलियन ईयर्स, 5 अरब वर्ष तक गोंडवाना थ्रिव्ड करता रहा, फलता फूलता रहा। ठीक है, तो 5 अरब वर्ष तक गोंडवाना फलता फूलता रहा। बट अराउंड द टाइम, लेकिन ठीक उस समय या फिर लगभग उस समय, व्हेन जब द डायनासोर वर वाइप्ड आउट, समाप्त हो रहे थे। लेकिन लगभग उस समय जब डायनासोर समाप्त हो रहे थे, एंड द एज और युग ऑफ मैमल्स का युग गॉट अंडर वे, प्रारंभ हो रहा था। मैमल्स मतलब स्तनधारियों का, मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है, तो स्तनधारियों का युग आरंभ हो रहा था। तो कह रहे हैं कि आगे बट अराउंड द टाइम, लेकिन ठीक उस समय या फिर लगभग उस समय जब डायनासोर्स समाप्त हो रहे थे और स्तनधारियों का युग आरंभ हो रहा था, तो लैंड मास, तो ये धरती वाज फोर्स्ड, मजबूर हो गई या विवश हो गई, टू सेपरेट, अलग अलग होने के लिए, इनटू कंट्रीज, देशों में। तो यह धरती देशों में अलग अलग बटने के लिए मजबूर हो गई।
शेपिंग द ग्लोब, और ग्लोब और धरती का या पृथ्वी का शेप कुछ ऐसा रूप बन गया, मच एज वी नो, जिसे हम आज जानते हैं, टुडे, जिसे हम आज जानते हैं या फिर जो आज हमारे सामने है। और धरती का शेप मतलब होता है आकार, कुछ ऐसा आकार बन गया, मच एज वी नो, जिसे हम आज जानते हैं, टुडे, जिसे हम आज जानते हैं या फिर जो आज हमारे सामने है। तो इस पूरे को ऐसे भी पढ़ सकते हो कि पृथ्वी का बहुत कुछ ऐसा रूप बन गया जो आज हमारे सामने है, या फिर पृथ्वी का आकार कुछ ऐसा बन गया जो आज हमारे सामने है या फिर जिसे आज हम जानते हैं। एक बार रिवीजन कर लो ताकि डाउट ना रह जाए कहीं पे। 650 मिलियन ईयर्स अगो, 6 अरब और 5 करोड़ वर्ष पहले, एक विशाल अमलगमेटेड है, कैमरा की वजह से नहीं दिख रहा, तो अमलगमेटेड यानी कि जुड़ा हुआ दक्षिणी सुपर कॉन्टिनेंट महाद्वीप था जिसका नाम गोंडवाना था। और गोंडवाना वास्तव में अस्तित्व में था, या फिर गोंडवाना निश्चित रूप से अस्तित्व में था। सेंटर रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और ये मोटे तौर पर आज के अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंस देन, चीज़ें तब बहुत अलग थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, ग्लोबल सीन यानी विश्व दृश्य पर या विश्व दृश्य पर, या फिर आप कह सकते हैं विश्व पटल पर मनुष्य नहीं पहुंच पाए थे। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और जो क्लाइमेट था, जो जलवायु थी, वो कहीं ज़्यादा उष्ण थी या फिर कहीं अधिक गर्म थी। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्रिव्ड, 5 अरब वर्ष तक गोंडवाना फलता फूलता रहा। बट अराउंड द टाइम, लेकिन ठीक उस समय जब डायनासोर समाप्त हो रहे थे और स्तनधारियों का युग प्रारंभ हो रहा था, तो यहाँ धरती देशों में अलग अलग बंटने के लिए विवश हो गई। शेपिंग द ग्लोब, और धरती का शेप कुछ ऐसा बना, या धरती का आकार कुछ ऐसा बना, या धरती का रूप कुछ ऐसा बना, वी नो इट टुडे, जैसा आज हम जानते हैं या जैसा आज हमारे सामने है। और धरती का कुछ ऐसा रूप बन गया जो आज हमारे सामने है। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ, टू विजिट यात्रा करना, अंटार्कटिका नाउ, अंटार्कटिका की इस समय यात्रा करना, इज टू बी अ पार्ट, एक अंग बनना है, एक हिस्सा बनना है, ऑफ दैट हिस्ट्री, उस इतिहास का। ठीक है, तो इस समय अंटार्कटिका की यात्रा करना उस इतिहास का हिस्सा बनना है। टू गेट अ ग्रैप्स, ये समझना है, ऑफ वेयर वी हैव कम, कि हम कहाँ से कम फ्रॉम, हम कहाँ से आए हैं, यानी यह समझना है कि हम कहाँ से आए हैं। एंड वेयर, और कहाँ, वी कुड पॉसिबली बी हीडिंग, और हम कहाँ हीड कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, या फिर हम किस तरफ जा रहे हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ द पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, इस समय अंटार्कटिका की यात्रा करना, दैट हिस्ट्री, उस इतिहास का एक अंग बनना है, हिस्सा बनना है। यानी इस समय अंटार्कटिका की यात्रा करना उस इतिहास का हिस्सा बनना है। टू गेट अ ग्रैप्स, और ये समझना है कि हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ पर या फिर किस तरफ जा रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना, सिग्निफिकेंस मतलब होता है महत्व, हम महत्व को समझना चाहते हैं। ऑफ कार्डिलेरान फोल्ड, फोल्ड मतलब होता है परत, कार्डिलेरान मतलब होता है पर्वत श्रेणी, तो कार्डिलेरान फोल्ड इसका मतलब हो जाएगा पर्वत श्रेणी की परतें। तो पर्वत श्रेणी के परतों के महत्व को हम समझना चाहते हैं। पहला क्लियर हो गया, छोटा कर लो नहीं तो इससे डर जाओगे। सब लोगों का मानना है कि आप बड़े हो गए हो, लेकिन अभी आप बड़े नहीं हुए हो, अभी भी आप बच्चे ही हो। बेसिक से पढ़ो, बड़ा होता है इंसान ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, तो इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्डेरियन फोर्स, तो कार्डेरियन फोर्स मतलब पर्वत श्रेणी के महत्व को या पर्वत श्रेणी की परतों के महत्व को हम समझना चाहते हैं। ठीक है, तो पर्वत श्रेणी की परतों के महत्व को हम समझना चाहते हैं, ये हो गया। आगे कहते हैं कि एंड, और प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन युग, अब आगे लगा है प्री, प्री मतलब कैम्ब्रियन युग के भी पहले। ठीक है, तो कैम्ब्रियन युग के पहले ग्रेनाइट चट्टानों से बने सील्ड भूभाग को अंडरस्टैंड समझना चाहते हैं। समझ में आ रहा है?
नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे सीधे सीधे कह रहे हैं कि इट्स टू अंडरस्टैंड, हम समझना चाहते हैं पर्वत श्रेणी की परतों के महत्व को। तो हम पर्वत श्रेणी की परतों के महत्व को समझना चाहते हैं, यहाँ तक हो गया। एंड प्री कैम्ब्रियन, एक कैम्ब्रियन एक युग है, एक दौर है, तो ठीक है। तो कैम्ब्रियन के आगे लगा है प्री, प्री मतलब होता है पहले। तो कैम्ब्रियन युग के पहले ग्रेनाइट मतलब ग्रेनाइट चट्टानें, तो ग्रेनाइट चट्टानों से बने सील्ड, सील्ड का मतलब यहाँ पे भूभाग से है। तो ग्रेनाइट चट्टानों से बने भूभाग के महत्व को अंडरस्टैंड समझना चाहते हैं। पूरा जोड़ना चाहो तो ऐसे पढ़ सकते हो कि हम कार्डेलियन फोर्ट्स पर्वत श्रेणी की परतों के महत्व को समझना चाहते हैं और कार्बेलियन युग के पहले ग्रेनाइट चट्टानों से बने भूभाग के महत्व को समझना चाहते हैं। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन को समझना चाहते हैं। इवोल्यूशन, विकास को समझना चाहते हैं। एंड एग्जिस्शन, एग्जिस्शन मतलब विलोपन या प्रलय, तो विकास और प्रलय को समझना चाहते हैं। व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हैं, अबाउट ऑल, कि ये सब कुछ कैन हैपन, हो सकता है, इन अ मिलियन ईयर्स, 10 लाख वर्षों में। तो जब आप ये सोचते हैं कि ये सब कुछ 10 लाख वर्षों में हो सकता है, तो इट कैन गेट प्रिटी, तो इससे प्रिटी माइंड ब्लॉगिंग, बॉगलिंग मतलब होता है माइंड बॉगलिंग, मतलब होता है सिर चकरा जाना, तो इससे सिर चकरा जाता है। तो जब आप ये सोचते हैं कि ये सब कुछ 10 लाख वर्षों में हो सकता है, तो इससे सिर चकरा जाता है। इमेजिन, जरा सोचो या फिर जरा कल्पना करो, इंडिया, भारत पुशिंग नॉर्थवर्ड, भारत नॉर्थवर्ड उत्तर की ओर पुशिंग बढ़ता हुआ, भारत उत्तर की ओर बढ़ता हुआ। फिर कॉमा लगा के आगे कहते हैं कि जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया को जैमिंग अगेंस्ट का मतलब होता है धक्का देता हुआ, तो एशिया को धक्का देता हुआ टू बकल, बकल मतलब होता है मोड़ना, या सॉरी बकल मतलब होता है मुड़ना, और इसको यहाँ पे सीधा सीधा हम कहेंगे तोड़ना, ठीक है। तोड़ने के लिए इट्स क्रस्ट, क्रस्ट मतलब होता है धरती की बाहरी परत या ऊपरी तह, तो इसकी धरती, इस इट्स मतलब इसकी, क्रस्ट मतलब धरती की परत, ठीक है। तो इसकी धरती की परत को तोड़ने के लिए, तो जरा कल्पना कीजिए, भारत उत्तर की ओर बढ़ता हुआ और एशिया की धरती की बाहरी परत को तोड़ने के लिए उसे धक्का देता हुआ, एंड फॉर्म और निर्माण करता हुआ द हिमालयास, हिमालय का, और हिमालय का निर्माण करता हुआ या फिर हिमालय को बनाता हुआ। ये सब एक एक घटनाएं हैं, इसलिए कॉमा कॉमा करके दिया गया है। यानी जब धरती अलग हुई, विभिन्न भागों में बटी, तो भारत जो था ना, ये उत्तर की ओर बढ़ चला, ठीक है। जैसे आप एक कहानी समझो कि जैसे दो बादल जब टकराते हैं बेटा, एक बादल इधर से आया, एक बादल इधर से आया, और जब दोनों बादल टकराएंगे तो बिजली कड़केगी और पानी नीचे बरसेगा, बहुत ज़ोरों की बरसात होती है। लेकिन जब दो धरती के टुकड़े टकराते हैं ना, तो जो मिट्टी होती है, यानी ये दोनों जब टकरा जाते हैं तो मिट्टी ऊपर की ओर बढ़ती है, ऊपर उठती है और पहाड़ों का निर्माण होता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि इमेजिन, कल्पना कीजिए, आप भी मेरे साथ आप भी कल्पना कीजिए कि कैसे ये अलग अलग खंडों में बटी धरती और कैसे इन सभी चीज़ों का निर्माण हुआ। तो इमेजिन, जरा कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, भारत उत्तर की ओर बढ़ता हुआ, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया को धक्का देता हुआ, तोड़ने के लिए इट्स क्रस्ट, इसकी धरती की परत को, तो एशिया की धरती की परत को तोड़ने के लिए इसे धक्का देता हुआ और हिमालय का निर्माण करता हुआ, यानी भारत ये सब कर रहा है, ठीक है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ, साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका से ड्रिफ्टिंग ऑफ, अलग हटता हुआ, टू ज्वाइंट जुड़ने के लिए, या फिर बढ़ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका मतलब यहाँ पे उत्तरी अमेरिका से है, दक्षिणी अमेरिका से अलग हटकर उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ता हुआ। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज मतलब एक दर्रा, तो ओपनिंग अप ड्रेक पैसेज, अब भाई दो धरती के टुकड़े अलग होंगे तो बीच में दर्रा तो होगा ही ना,
तो वही चीज़ कह रहे हैं कि ओपनिंग ड्रेक, ड्रेक मतलब दर्रा, तो एक दर्रा पैसेज टू क्रिएट बनाता हुआ, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट, एक दर्रा बनाता हुआ, ठीक है, एक ड्रेक दर्रा बनाता हुआ, अ कोल्ड जिससे कोल्ड एक ठंडी, करंट जलधारा बही, सरकमपोलर, सरकमपोलर का मतलब होता है ध्रुव के चारों ओर, तो एक ड्रेक दर्रा बनाता हुआ जिससे ध्रुव के चारों ओर ठंडी जलधारा बही, कोल्ड करंट मतलब ठंडी जलधारा, वहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, जलधारा से मतलब ठंडी हवाओं से है, बर्फीली हवाओं से है। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीज्ड, कीपिंग जिसने रखा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को, जिसने अंटार्कटिका को फ्रीज्ड ठंडा रखा, डेसोलेटेड निर्जन रखा, एंड द बॉटम और सबसे नीचे रखा ऑफ द वर्ल्ड संसार में, और संसार में या पृथ्वी के सबसे निचले भाग में रखा, वर्ल्ड मतलब पृथ्वी के, बॉटम मतलब निचले भाग में, और जिस वर्ल्ड पृथ्वी के सबसे निचले भाग में रखा। एक बार पूरा रिवीजन कर लो ताकि समझ में आ जाए। पहले यहाँ से समझो कि भारत उत्तर की ओर बढ़ता हुआ, ये चैप्टर अपने आप में चैलेंज है, ये समझो, इसमें हिस्ट्री भी है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आप पहली बार मिल रहे हो, और तो और इस चैप्टर को बहुत बारीकी से समझना भी है क्योंकि ये बोर्ड के में एग्ज़ाम देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर अपने आप में चैलेंज है बेटा, इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, भारत उत्तर की ओर बढ़ता हुआ, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया को धक्का देता हुआ ताकि वो इसकी धरती की परत को तोड़ सके, या फिर एशिया की धरती की परत को तोड़ने के लिए एशिया को धक्का देता हुआ और हिमालय का निर्माण करता हुआ, साउथ अमेरिका से दूर हटता हुआ या फिर साउथ अमेरिका से अलग हटकर उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ता हुआ, ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज, और ड्रेक या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक ड्रेक दर्रा बनाता हुआ जिससे ध्रुव के चारों ओर एक ठंडी जलधारा बही, और इसने अंटार्कटिका को ठंडा, डेसोलेटेड निर्जन और धरती के सबसे निचले भाग में कीप रखा, कीप मतलब रखना, रखा। क्लियर है? एक बार पूरा रिवीजन कर लो क्योंकि थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए। चलो मैं करवा दे रहा हूँ फिर से रिवीजन। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज़ टू बी पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, इस समय अंटार्कटिका की यात्रा करना उस इतिहास का हिस्सा बनना है। टू गेट अ ग्रैप्स, हम समझना चाहते हैं कि वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हीडिंग, और हम किस तरफ जा रहे हैं या फिर हम कहाँ पर जा रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड, हम समझना चाहते हैं द सिग्निफिकेंस, महत्व को, ऑफ कार्डेरियन, पर्वत श्रेणी के फोल्ड्स, परतों की। तो हम पर्वत श्रेणी की परतों के महत्व को समझना चाहते हैं और कैम्ब्रियन युग के पहले ग्रेनाइट चट्टानों से बने भूभाग के महत्व को समझना चाहते हैं। ओजोन एंड कार्बन, हम ओजोन और कार्बन को समझना चाहते हैं। एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, विकास और प्रलय को समझना चाहते हैं। व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हैं अबाउट ऑल दैट, कि ये सब कुछ हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, 10 लाख वर्षों में हो सकता है। जब आप ये सोचते हैं या फिर जब आप ये सोचने लगते हैं कि ऐसा 10 लाख वर्षों में हो सकता है, इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग, तो इससे दिमाग या फिर मस्तिष्क चकरा जाता है। इमेजिन, कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, भारत उत्तर की ओर बढ़ता हुआ, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया को धक्का देता हुआ ताकि वो इसकी धरती की परत को तोड़ सके, या फिर एशिया की धरती की परत को तोड़ने के लिए एशिया को धक्का देता हुआ और हिमालय का निर्माण करता हुआ, साउथ अमेरिका से दूर हटता हुआ या फिर साउथ अमेरिका से अलग हटकर उत्तरी अमेरिका की ओर बढ़ता हुआ, ओपनिंग अप ड्रेक पैसेज टू क्रिएट, और एक ड्रेक दर्रा बनाता हुआ जिससे ध्रुव के चारों ओर एक ठंडी जलधारा बही, जिसने अंटार्कटिका को ठंडा, निर्जन और धरती के सबसे निचले भाग में कीपिंग रखा। ठीक है, तो जिसने अंटार्कटिका को ठंडा रखा, जिसने अंटार्कटिका को निर्जन रखा और जिसने अंटार्कटिका को धरती के सबसे निचले भाग में रखा। इस कीपिंग का तीनों जगह पे यूज कर सकते हो। पूरा रिवीजन कर लेना। तो अब इसके आगे जितना है वो सब आसान है, बस यहीं तक कल्पना करनी थी, यहीं तक लड़ना था, यहीं पर सब कुछ समझना था। अब आगे के कुछ वर्ड हैं जिनसे आप पहली बार मिलोगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले से जानते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक बार इतना रिवीजन कर लें, खूब अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि आपके माइंड पर थोड़ा सा भी प्रेशर ना हो। इसका सेकंड पार्ट पाने के लिए आप डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और उसके आगे जोड़ दीजिएगा डिज़ायर पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ये पी है। तो हमारे चैनल का नाम जोड़ने के बाद ही इसका सेकंड पार्ट आपको यूट्यूब पर सर्च में मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूं, इसका सेकंड पार्ट आपको सबसे पहले मिल जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।